मेडिकल में चले गए तो सर मुंडवाते होले पड़ गए, मिलिटेंसी आ गई, फिर किडनैप हो गए। देन आई रिमेन इन द कैप्टिविटी फॉर 50 days। अच्छा 50 दिन रहे थे आप? कभी डर लगता था कि मार I was never afraid of death। मैं told them on the very first day, अगर मुझे अल्लाह ताला ने आप मौत आपके हाथों लिखी होगी तो मर जाऊंगा। मुझे ये चीज की टेंशन नहीं थी कि मैंने मुझे किडनैप किया हुआ है। मैं यार मेरा एग्जाम है वो तो करवा दो, कहता कोई नहीं यही पेपर ले आएंगे। अच्छा, वो आपके लिए भी एक एग्जाम्पल थी। और ये था कि देखो आप कभी भी जब अच्छा काम करेंगे किसी जगह भी रहेंगे लोग आपको याद करेंगे। पॉलिटिक्स में कैसे आना हुआ? उनके कामों को देख के, उनकी खिदमत खलक को देख के दिल में ये था कि भाई लोगों की खिदमत करनी। और हम ये कहते हैं कि उड़ी जो है हिंदुस्तान आज़ाद हुआ 1947 में, उड़ी आज़ाद हुआ 1972 में, क्योंकि तब तक उड़ी में इलेक्शन नहीं होती थी, सिलेक्शन। अपने रूट्स को नहीं कभी भूलना चाहिए इंसान को। जो इंसान अपने रूट्स भूलता है मेरे ख्याल में वो इंसान है। शेख साहब ने अपनी काबीना में उनको लिए खिताब दिया था कि मेरी काबीना का चमकता सितारा मोहम्मद शफी उड़ी है। पीओके के आज के हालात जो हैं पहले से कितने बदले हैं, कैसे देखते हैं? क्योंकि सामने है, चीजें समझ भी आती हैं और पता भी चलता है। हमारे डेवलपमेंट या बाकी हमारे इलाके का तो मुकाबला ही, हम उनसे डेवलपमेंट के फ्रंट पे बहुत आगे। लगता है वापस आएगा पीओके? आना तो उड़ी के रास्ते ही है। वो तो मैं नहीं कह सकता, वो जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट वो तो दिल्ली वाले कहते हैं ला सकते हैं तो ले। JNK को हिंदुस्तान का ताज बोला, तो ताज को आपने आज ताज के टुकड़े कर दिए, आपने ताज को यूटी बना दिया कि आपने जो 5 अगस्त 2019 को हमारे साथ किया हम उसके अपोजिट हैं। आपने हमारे साथ गलत किया। हैरानी है, मुरलीधरन को जमीन दे दी गई। मतलब श्रीलंका के क्रिकेटर को अब आप जम्मू कश्मीर में जमीन दे दो। कॉलेज गांव से शुरू किया था। अच्छा, फिर टेंडल बिस्को में पढ़ा, फिर सैनिक स्कूल चला गया। अच्छा, सैनिक स्कूल कहाँ? जम्मू मानसबल में। अच्छा, जम्मू में सिलेक्शन हुई। अच्छा, उसी साल मानसबल में खुला, वहां चला गया, 10th तक वहां किया। फिर वापस टेंडल बिस्को आया, 11th 12th वहां से किया। अच्छा, फिर पहले साल सिलेक्शन नहीं हुई मेडिकल में, तो अमर सिंह कॉलेज ज्वाइन किया। जर्नलिज्म का और लॉ का शौक था। अच्छा, I want to become a journalist, I want to become a law, either journalist or law। वकील बनना चाहता था। फिर सेकंड ईयर में मतलब सवाल पूछने का शौक था आपको। अच्छा, फिर आप चले गए मेडिकल में। ठीक, मेडिकल में चले गए तो सर मुंडवाते होले पड़ गए, मिलिटेंसी आ गई, फिर किडनैप हो गए। अच्छा, किडनैपिंग वाली बात करते हैं, वो एक बड़ा मतलब मैंने सुना हुआ है। क्या वो इंसिडेंट क्या हुआ था? क्या एज थी आपकी? क्या इंसिडेंट था? थोड़ा सा। 18 year old था। अच्छा, किस ईयर की बात है? ये 91 की। 91। क्या हुआ था? थोड़ा सा इंसिडेंट बताइए। कि नहीं मतलब कॉलेज जा रहा था, एग्जाम था। अच्छा, कौन सी जगह पर जा रहा था? बेमना में, बेमिना श्रीनगर शहर में है ना? अच्छा, ठीक। वहीं से उठा लिया। गाड़ी में। Then I remain in the captivity for 50 days। अच्छा, 50 दिन रहे थे आप? अच्छा, 50 दिन, 18 साल का बच्चा। शफी साहब, मतलब पहले 1-2 दिन तो ये लगा ही नहीं होगा कि, मतलब होता है ना कई बार उस उम्र में ना एक एनर्जी भी होती है, बंदा वो कहता है कि यार कोई बात नहीं, देखा जाए। कैसा फील कैसा हुआ? आप डर गए थे एकदम से या उनके साथ बातचीत करते रहे? वो आपको कहाँ ले गए थे किडनैप करके? गांव की तरफ। अच्छा, गांव की तरफ ले गए। आंखें बंद कर दी आपकी? स्टार्ट में तो बंद कर दी थी, बाद में फिर खोल दी थी। तो जहाँ रखा था वो कोई घर था, क्या था वो? ऐसे खंडर? गाँव थे। अच्छा, कुछ गाँव थे। एक दिन एक जगह नहीं रखते थे, मतलब जैसे हम मदाई गांधीनगर है। अच्छा, शाम को हम आंखें बांधते थे, गाड़ी में ले जाते थे? नहीं, पहले दिन बांधी थी। उस समय आपके फादर साहब पॉलिटिक्स में तो बहुत पुराने हैं। हाँ, उस समय गवर्नर रूल था। गवर्नर रूल से पहले MLA थे, मिनिस्टर थे। अच्छा, मिनिस्टर थे ना पिछली सरकार में वो। हाँ, तो इसी कारण उठाया था, आपको किडनैप किया होगा कि एक मिनिस्टर का। हाँ, वो उसको ट्रेंड चला था ना, रूबिया सईद किडनैपिंग। हाँ, रूबिया सईद के बाद वही पूछना था मैंने। दुराई स्वामी, उन दिनों वो एक ट्रेंड बन गया था ना, उन सारे जो VIPs हैं उनके बच्चों को नहीं को उठाया था। फिर लड़के छूटते थे, मिल्टन छूटते थे ना। रूबिया सईद के टाइम 3 बंदे छूटे। ये रूबिया सईद और आपकी किडनैपिंग में कितना फर्क था? एक साल का। तो आपका जब हुआ ये भी हाइप उतनी मिली उस समय मीडिया में? बाकी चीजों में बिल्कुल हाइप तो हुई थी। कभी डर लगता था कि मार? I was never afraid of death। मैं told them on the very first day
मैंने कहा जेंटलमैन हु एवर यू आर, आई डोंट अच्छा। नो, पट्टी बांधी हुई थी, कमांडर आया बात करने के अच्छा। लिए, और मैं उसने अपना नाम बताया कि मैं किस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से हूँ, कौन हूँ? वो नहीं। तो फिर दूसरे अच्छा, दिन पता बात, चला जब अच्छा। उन्हें ऑन किया, ओके। बट आई गेस्ड इट अच्छा। ऑन दैट नाइट ओनली। अच्छा, लोकल थे? लोग तब तो लोकल हाँ, थे, तब तो लोकल टेररिस्ट थे। फॉरेन थे ही नहीं। जी जी। तो क्या बोला उन्होंने आपको? नहीं, मैंने उनको शाम को ही बता दिया तुम किस ऑर्गेनाइजेशन ताल्लुक रखते अच्छा। हो, दे वर स्टन्ड, इसको कैसे पता चल गया? मैंने कहा भाई मुझे पता है, मुझे पता है तुम कौन कितनी दूर तक दूर जा सकता है, and I was never afraid of their this thing. I told them one thing. I'm a firm believer of destiny, and अगर मुझे अल्लाह ताला ने आप मौत आपके हाथों लिखी होगी तो मर जाऊं। वो छोटा था, तो मतलब वो मुझे ये चीज की टेंशन नहीं थी कि मैंने मुझे किडनैप किया हुआ है। मैं यार मेरा एग्जाम है वो तो करवा दो, कहता कोई नहीं यही पेपर ले आएंगे। अच्छा। कौन ले आता फिर पेपर? मारते थे कभी? नहीं, कोई एक भी चांटा मतलब टच तक नहीं किया आपको? सिर्फ बस गाड़ी के टाइम जब उठा लिया तो उसको थोड़ा सा रेजिस्टेंस था, कौन हो क्या हो, गाड़ी से उठाया, उस कॉलेज बस से जा अच्छा, रहा था। कॉलेज बस को रोका? कॉलेज बस को ही रोका, उसको दूसरी रोड पे ले लिया और वहां से उतार के ले लिया बस। हाँ, और पहले से पता था कि आपको लेना है या आपको पूछा आपका क्या नाम है? नाम पूछा ना। अच्छा, नाम पूछा पहले? हाँ। आपने नाम बताया तो? आइडेंटिटी बताओ, नाम हाँ। बताओ। हम दो और लोग थे, दो और भी थे, मिर्जा रशीद का लड़का मेरे साथ पढ़ता था, भतीजा, उनको भी उठाना था, वो आए नहीं अच्छा। उस दिन बस में। तो आप अनफॉर्चुनेटली चले। अच्छा, घर वाले की तो बुरी हालत हो रही होगी, 50 दिन बहुत होते हैं, फादर मदर तो होता ही है। 50 जब मतलब बीच में कभी ऐसा लगा कि बहुत ज्यादा दिन हो गए हैं शायद अपना छोड़ें? नहीं, ऐसा नहीं था कि नहीं छोड़ेंगे, बट जो इनकाउंटर होते थे, मतलब सामने आमने सामने आर्मी के साथ आमना सामना हुआ, बट फिर वही बात है, इसकी जान सबको प्यारी है, हम इधर से चढ़ रहे हैं, वो उधर खड़े थे, इनके हाथों में भी गन्स थी, उनके हाथों में भी गन्स थी, उन्होंने इनको देखा, इनने उनको देखा, वो इधर हो लिए, इधर हो लिए, क्योंकि अगर ये गन उठाते तो वो भी ब्रस्ट मारते। आपको जब उठाया उसके बाद आपको ये बताया गया कि आपको क्यों उठाया? आपको ये मतलब जैसे कभी बताते हैं कि भाई अगर उनको किसी को हमारे साथियों को छोड़ देंगे तो आपको छोड़ देंगे। हाँ, तो डिमांड्स तो वही थी ना। कितने फिर हुआ कैसे आपको जब छोड़ा? क्या टेररिस्ट छोड़े गए कुछ? नहीं छोड़े गए। तो फिर कैसे छुड़ाया आपको? बस फिर 50 दिन तो देखा कि भाई इनकी बात होनी नहीं है, चलना नहीं है कुछ, बिकॉज हमारी गवर्नमेंट नहीं थी, बस गवर्नर उस समय गवर्नर थे जगमोहन? गवर्नर था नहीं, जगमोहन नहीं थे, जगमोहन भी वापस चला गया था। अच्छा, उसके बाद दूसरे थे, गिरीश चंद्र सक्सेना। ओके, बट छोड़ा नहीं टेररिस्ट को फोर्सेस ने। तो फिर आपको कैसे छोड़ा? मतलब आपको किसी कोई फोर्सिबली फोर्सेस ने छुड़वाया या आपको टेररिस्ट ने? उन्होंने खुद छोड़ा? खुद छोड़ा। 50 दिन के बाद उन्होंने देखा बस नहीं होने वाली, प्रेशर्स भी पड़ गया, स्टूडेंट्स यूनियन का प्रेशर पड़ गया। अच्छा। भाई मैडी को एक निहत्था लड़का है, तो इसका क्या कसूर है? मगर सजा साहब, हैरानगी की बात है कि 50 दिन तक आप स्ट्रांग रहे, कि कोई भी एक 18 साल का बच्चा 50 दिन टेररिस्ट के सामने हो, बंदूक के सामने हो, और कहना यहाँ पर मतलब कैमरा पे अभी बात करना और इसको रियलिटी में फील करना बहुत फर्क है मुझे लगता है। मगर आपका मेंटल लेवल इतना स्ट्रांग था, कैसे हुआ? बस आई फर्मली बिलीव इन डेस्टिनी, आई फर्मली बिलीव इन गॉड। और बड़ी बात है जब लोग कहते हैं कि किसी वीआईपी के बच्चे तो बहुत नाजुक होते हैं। आपके फादर मिनिस्टर रहे थे, एक हाँ, तो पॉलिटिकल फैमिली। वो तो मिल्टन ने भी कहा पहले रात को, जब हम एक अंडर कंस्ट्रक्शन मकान में रहे और नीचे घास की वो डाली, उनने घास डाला, उसके ऊपर कंबल डाली, उसके ऊपर दो कमलें दे दी, 4 इस साइड सोए, 4 इस साइड, बीच में मैं सो गया और मैं बड़े मस्त हो गया। अच्छा। सुबह उठ के बोलते हैं यार हमने तो सोचा था मिनिस्टर के बेटे हो, आप मखमल की चादर पे लपेटने की आदत होगी, आपको डनलोप की आदत होगी, आप तो बिल्कुल ही कुछ नहीं बोले, तो आप तो बड़े मस्त हो गए। मैंने कहा हमें उस तरह की तरबियत नहीं दी गई है, हम 5 स्टार होटल में भी रह सकते हैं और तबेले में वहां भी रह लेंगे। आप कैसे थे सजा साहब, इतने स्ट्रांग कैसे थे? आपके फादर ने बनाया या आप बचपन से ऐसे थे, या क्या वजह, कैसे? मतलब नॉर्मली देखा जाए कोई भी बंदा इतना मेंटली स्ट्रांग नहीं होता कि किडनैपिंग। अपब्रिंगिंग हमारी जो बेसिकली थी, अपब्रिंगिंग हमारी जो बचपन से हुई है, साइंस स्कूल में पढ़ा हूँ, तो एक फौजी माइंडसेट था।
फौजी माइंडसेट। और कश्मीर में रहकर फौजी माइंडसेट होना उस समय 90s की अगर हम बात करें एक बड़ी बात थी। वो तो है, ऊपर वाले ने शक्ति दी थी, हिम्मत दी थी, एंड बस जब घर गए उन्होंने वापस छोड़ दिया आपको, तो फिर उसके बाद ब्रेवरी और बढ़ गई होगी कि यार अब तो नहीं मैं मानता किसी को? नहीं, ऐसा नहीं था। बस लोगों का प्यार था, लोगों की मोहब्बत थी, शफकत थी। और एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताऊं कि उस किडनैपिंग के दौरान भी जब कोई पॉलिटिशियन का नाम लेने के लिए तैयार नहीं था, गांव में अगर किसी को पता चलता था कि ये कौन है, तो स्पेशली टीचिंग कम्युनिटी फ्रॉम एजुकेशन डिपार्टमेंट, वो इनको डांटते थे और ये बोलते थे आपको पता आपने किसके बेटे को उठाया? ही हैज बीन ए पिलर ऑफ ऑनेस्टी। वो एक मैन ऑफ प्रिंसिपल्स रहे हैं और एक ऑनेस्ट मिनिस्टर रहे हैं, आपने इनके बेटे को नहीं उठाना चाहिए था। तो उस वक्त वो चीज बड़ी फख्र महसूस होता था कि देखो इस मिलिटेंसी में भी जब पॉलिटिशियन का नाम लेने के लिए कोई तैयार नहीं है, तो देखो इस दूर दराज इलाका, कहाँ हमारा उड़ी, कहाँ श्रीनगर से उठाया गया और कहाँ बड़गाम के दूर दराज इलाके में मुझे रखा गया, वहां पे भी लोग ये चीज बोलते हैं। और एक बड़ी मजेदार इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताऊं कि अब हर जगह ले जाते हैं, मतलब एक जगह नहीं रखते थे। जैसे हम गांधीनगर शिफ्ट करते रहते थे, तो आज दिन में गांधीनगर रह गए, शाम के टाइम मूवमेंट कर देते थे, शास्त्री नगर चले गए, दिन को शास्त्री नगर रह गए, वहां से गंगयाल चले गए, तो ऐसे मूव करते। तो एक दिन उसका जो मिलिटेंट कमांडर था तो वो चला गया, मुझे ले गया अपने ससुराल। तो कहा जी, अच्छा अपने ससुराल ले गया? तो कहा जी आज उस तरफ जाएंगे। मैंने, मुझे क्या था, जहां मर्जी ले जाना। ठीक। तो जब कमरे में बैठा तो वहां पे बाहर मैंने आवाज सुनाई, कॉरिडोर में तू में थोड़ा सा ऊंची आवाज सुनी। मैंने कहा शायद साले जी बोल रहे होंगे, यार तुमने किडनैप्ड आदमी को कहाँ यहाँ लाया, अभी छापा पड़ेगा, मुसीबत हो जाएगी। तो कुछ टाइम के बाद उनके साले जी अंदर दाखिल हुए, तो मुझे कहते हैं आप ठीक हो, आप खैरियत से हो? मैंने कहा जी खैरियत से हूँ, लेकिन आप मेरे इतने खैर ख्वाह, नहीं मैं आपको छुड़वाऊंगा, इनने आपको क्यों उठाया है? मेरे लिए बड़ा आश्चर्य हुआ। तो मैंने कहा यार इस जगह पे कोई मुझे जानने वाला नहीं और ये कैसे कह रहा है? मैं कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं ट्रीट कर रहे हैं, अब इनको हैंड ओवर किया गया है ऑर्गेनाइजेशन ने, श्रीनगर वाली ने इनको हैंड ओवर किया है, तो ऐसा कुछ नहीं, पर आप मेरे लिए इतना क्यों चिंतित है? Then he told me a story. कहता है वेल मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में क्लास 4th। अच्छा। एंड ये जगह है मेरा और ये जो मुझे रिज़्क मिल रही है ये ऊपर वाले की देन है और आपके वालिद साहब की देन। अच्छा। तो मुझे भी इंटरेस्ट हो गया। आपके फादर साहब एजुकेशन मिनिस्टर रहे थे? एजुकेशन मिनिस्टर रहे थे। तो मैंने कहा वो कैसे? तो फिर उसने मुझे कहा कि मैं इस स्कूल में, हाई स्कूल था या हायर सेकेंडरी थी, कहा इधर मैं स्वीपर का काम करता था, उस स्वीपर को ना 50-100 रुपया दे देते थे सफाई करने के। तो कहा यहाँ चपरासी जो है ये रिटायर हो गया, क्लास 4th पियान। तो मैंने प्रिंसिपल को कहा कि मुझे लगाओ। उसने कहा मैं नहीं लगा सकता। कहा कौन लगाएगा? कहा डीओ लगाएगा। उन्होंने चीफ एजुकेशन अफसर को डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर बुला दिया। तो उसके पास गया, कहता मैं वहां गया तो उनको मैंने कहा, उसने कहा मेरे पास इतने पावर्स नहीं है कि मैं लगा सकता। कहा अगर मिनिस्टर लिख के दे दे तो लगा सकता। अच्छा। कहा मैं उसको, मैंने कहा कौन है? कहा मोहम्मद शफी उड़ी है। मैं ढूंढते ढूंढते तुलसी बाग आया, तुलसी बाग में हमारा रेजिडेंस होता था श्रीनगर में। कहा वहां आया, वहां बैठा तो मिनिस्टर साहब के अंदर थे, उन्होंने छोड़ा नहीं तो वेट किया। कहा मिनिस्टर साहब गाड़ी से बाहर आए तो मैं गाड़ी के सामने खड़ा हो गया तो गाड़ी रोकी। कहा बोलो बेटा क्या बात है? कहा मैंने कहा जनाब इस तरह की बात है, वहां पोस्ट वैकेंट हुई तो मुझे उसमें लगा दीजिए। तो कहा एप्लीकेशन दे दो। तो कहा मेरे पास एप्लीकेशन ही नहीं। अच्छा। कहा कोई कागज दे दो है? तो मेरे पास कागज भी नहीं था। तो गाड़ी में ढूंढा लेटर पैड तो नहीं मिला। कहा सिगरेट पीते हो? कहा बड़े डिटों की तरह। कहा जनाब पीता हूँ। कहा सिगरेट की डब्बी दो। अच्छा। सिगरेट की डब्बी ली, उसको फाड़ा तो अंदर से साफ होता है, उसके ऊपर लिखा है डीओ बड़गांव अपॉइंट हिम अगेंस्ट द अवेलेबल वैकेंसी। अच्छा। और उससे उसी नौकरी लग गई। उस सिगरेट की डब्बी पे लगाऊं। तो अब मुझे बताइए कि मैं आपके लिए लड़ूं नहीं तो क्या करूं? सो दैट वाज
दैट वाज अ बिग थिंग फॉर मी कि मतलब वो आपके लिए भी एक एग्जाम्पल थी। एग्जाम्पल थी। और ये था कि देखो आप कभी भी जब अच्छा काम करेंगे तो किसी जगह भी रहें लोग आपको याद करते हैं। मैं तो वहां पहुंच ही नहीं सकता जो उन्होंने खिदमत खलक की है, जो उन्होंने अपने 52 ईयर्स ऑफ पॉलिटिकल लाइफ में काम किया है, जो इतने साल वो मिनिस्टर है, एजुकेशन, सोशल वेलफेयर, स्पोर्ट्स, हायर एजुकेशन, हेल्थ, मेडिकल एजुकेशन, हाँ, फाइनेंस, अलग अलग डिपार्टमेंट्स एग्रीकल्चर, रूरल बहुत सारे लोगों के साथ डेवलपमेंट, जुड़े हुए। कोऑपरेटिव, एनिमल हस्बेंड्री, शीप हस्बेंड्री। सो आधे से ज्यादा मिनिस्ट्री उन्होंने देखी। जितना काम उन्होंने किया है, ये रहबरी तालीम स्कीम जो है ये उन्होंने लाई अपनी लास्ट मिनिस्ट्री में। 70,000 चूल्हे जलाए, 70,000 सोल्स। इसका सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है रहबरी तालीम की। लास्ट टाइम मिनिस्टर फारूक अब्दुल्ला की सरकार में थे, फारूक अब्दुल्ला की सरकार, वही साहब, फारूक अब्दुल्ला 96 से 2002 तक। 2002 तक। अच्छा डॉक्टर साहब, आप पे आते हैं जरा। बनना चाहते थे जर्नलिस्ट या एडवोकेट, फिर उसके बाद डॉक्टर चले बन गए, गए। बन गए डॉक्टर, और फिर फाइनली पॉलिटिक्स में आ गए। जी। पॉलिटिक्स में कैसे आना हुआ? मतलब फादर साहब चाहते थे, फादर साहब कभी शफी साहब चाहते थे आप पॉलिटिक्स में आए, या आप चाहते थे? फादर साहब नहीं हाँ। चाहते थे। उनके कामों को देख के, उनकी खिदमत खलक को देख के दिल में ये था कि भाई लोगों की खिदमत करनी है। जी। और बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि उन्होंने हमें डॉक्टरी भी क्यों करवाई, कि वही कहते थे कि इट्स नोबल प्रोफेशन, ये खिदमत खलक है, इधर आप किसी की जान बचा रहे हैं। सो इसलिए, और उस जमाने में भी मेडिकल प्रोफेशन बड़ा क्लीन प्रोफेशन माना जाता था, इसमें आज उसमें भी मिलावटें आई। बिल्कुल। तो ये चाहते थे कि भाई एक ऑनेस्ट लाइफ अगर गुजारी जा सकती है तो इसी प्रोफेशन में एक तो लोगों की खिदमत की जा सकती है, लोगों की जान बचाई जा सकती है। तो इसलिए वो खिदमत खलक वहां पे की 20 साल। कितने 20 साल आप एज ए प्रोफेशनल डॉक्टर आपने काम किया। किस स्ट्रीम के डॉक्टर साहब? आई वाज सिंपल एमबीबीएस डॉक्टर। MBBS क्योंकि तब तक मैंने मैंने माइंड में बना लिया था कि आई हैव टू जॉइन पॉलिटिक्स। अच्छा। क्योंकि जो उनकी लेगेसी थी, वालिद साहब को देख के लोगों की खिदमत करनी चाहिए। देखिए मैंने अपनी पूरी कैंपेन में भी ये बात लोगों से की, मैंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। एंड माय फादर हैज कम फ्रॉम ए विलेज व्हिच इज नियर लाइन ऑफ कंट्रोल। बिल्कुल। फिर ही स्टार्टेड हिज कैरियर एज ए टीचर। देन उस जमाने में 71 बैच के केस ऑफिसर सिलेक्ट हुए। और हम ये कहते हैं कि उड़ी जो है, हिंदुस्तान आजाद हुआ 1947 में, उड़ी आजाद हुआ 1972 में। क्योंकि तब तक उड़ी में इलेक्शन नहीं होती थी, सिलेक्शन होती थी। किसी को अलाउ नहीं किया जाता था, राजवाड़ों का जमाना था। बिल्कुल। तो कभी एक राजा कभी दूसरा राजा एमएलए बनता था, किसी को अलाउ नहीं किया जाता था कि तो उनके खिलाफ इलेक्शन। डॉक्टर साहब, मैं आपके आने से पहले ना अपने कलीग्स के साथ डिस्कस कर रहा था उड़ी के बारे में, कि उड़ी इंडिया के हिसाब से कितना इंपॉर्टेंट है, और कितना इंपॉर्टेंट और उसका हिस्टोरिकल अलग से एक वैल्यू है। वो बहुत जरूरी है बात करना। पहले मैं एक चीज पूछना चाहूंगा कि देखिए, आपके फादर साहब का नाम है मोहम्मद शफी उड़ी, आपका नाम डॉक्टर सज्जाद शफी, आप उड़ी भी लिखते हैं आगे। तो ये ना नॉर्मली ट्रेंड हुआ करता था पंजाब में, खासतौर पे कुछ और जगहों पे, राजस्थान साइड की, अपने एरिया का नाम साथ लगाना। तो अपना शफी साहब ने ये उड़ी नाम शुरू से साथ लगाया, या ये आपकी फैमिली का पुराना ट्रेडिशन है कि ये नाम चलता है? ये वालिद साहब के टाइम ही बना, उन्होंने शुरू किया, लोगों ने बोलना शुरू किया। अच्छा। पॉलिटिक्स में लोगों ने बोला। एंड हम बेसिकली देखिए, हम हमेशा इस चीज पे बिलीव करते हैं कि अपने रूट्स को नहीं कभी भूलना चाहिए इंसान को। जो इंसान अपने रूट्स भूलता है, मेरे ख्याल में वो इंसान ही नहीं। और वी ओ टू उड़ी, उड़ी ने उनको बनाया, और उन्होंने उड़ी को फेमस किया ऑफ हिज डेडिकेशन, ऑफ हिज ऑनेस्टी, ऑफ हिज एफिशिएंसी। एंड शेख साहब ने अपनी काबीना में उनको लिए खिताब दिया था कि मेरी काबीना का चमकता सितारा मोहम्मद शफी उड़ी है। सो हमने, उड़ी ने हमें बनाया, तो हमने उड़ी को अपना वापस नाम दिया। इनफैक्ट आपकी बात बिल्कुल सही है कि जम्मू एंड कश्मीर में कोई भी कॉन्स्टिट्यूंसी है
उसको उस कॉन्स्टिट्यूंसी के नाम से उस कॉन्स्टिट्यूंसी को शोहरत नहीं मिली नहीं, है, हाँ, उस तरह से। उस तरीके से जिस तरीके से उड़ी को शोहरत। अच्छा, उड़ी एक मैप में भी बहुत अलग जगह पे आता है और इंडियन स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल पे है पूरा का पूरा। और उड़ी मुजफ्फराबाद बस सर्विस भी शुरू हुई, यानी कि अगर हमने पीओके जाना है तो उड़ी के रास्ते जाना है। बिल्कुल। तो अब ये जो बात चल रही है, आपको क्या लगता है, बिकॉज आप बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल की कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए हैं, विधायक हैं, आपको लगता है कि पीओके के आज के हालात जो हैं पहले से कितने बदले हैं, कैसे देखते हैं आप? क्योंकि सामने है, चीजें समझ भी आती हैं और पता भी चलता है। हमारे डेवलपमेंट या बाकी हमारे इलाके का तो मुकाबला ही नहीं। हम्म, हम उनसे डेवलपमेंट की फ्रंट पे बहुत आगे। जहां हमारी हेल्थ सेक्टर स्टार्ट होता है, उनका हेल्थ सेक्टर खत्म होता है। हमारे जो चीजें हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में करते हैं, वो उनके सेंट्रल हॉस्पिटल्स में होती है। जो हमारा सूरा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है, स्किम्स, शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, वहां जो ट्रीटमेंट होती है वो ट्रीटमेंट उनके लाहौर और अपने कराची में होती है। सो हम डेवलपमेंट फ्रंट पे, एजुकेशन फ्रंट पे हम उनसे बहुत आगे। लगता है वापस आएगा पीओके? आना तो उड़ी के रास्ते ही है। वो तो मैं नहीं कह सकता, वो जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है। वो तो दिल्ली वाले कहते हैं, ला सकते हैं तो ले आए। तो कुछ दिन पहले एक बयान आया था फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर का, लंदन में एक वो कहीं किसी ग्रुप में थे और वहां किसी ने उनको सवाल पूछा कि पीओके का मामले को ले, तो उन्होंने कहा कि कश्मीर मसला उसी दिन हल हो जाएगा जब पीओके वापस आ जाएगा, और उस पे प्रोसेस हो रहा है। तो करें ना। अरे पीओके की बात क्या करते हैं, हम तो कहते हैं गिलगिस्तान और बल्तिस्तान भी लाए ना, बल्तिस्तान को भी लाए, और जो चाइना की तरफ गया हुआ इलाका वो भी लाए। हम तो कहते हैं हम तो कहते हैं कि भाई आपने JNK को हिंदुस्तान का ताज बोला, और ताज को आपने आज ताज के टुकड़े कर दिए, आपने ताज को यूटी बना दिया, आपने अपना क्या बोलते हैं लद्दाख को अलग कर दिया। आज तो लद्दाखी भी रो रहे। जो हमारी हुकूमत ने जो उनको ले हिल डेवलपमेंट काउंसिल LHDC को जो पावर्स दिए थे, वो पावर्स कहाँ हैं आज? पावर इज इन द हैंड ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर। उनकी LHDC जो है आज म्यूनिसिपैलिटी से भी बदतर हो गई। करगिल वाले तो वैसे ही कहते हैं हमें जरूरत ही नहीं है भाई, हमें जम्मू एंड कश्मीर के साथ रहो। जम्मू एंड कश्मीर एक बड़ा खूबसूरत स्टेट थी, इसमें हर किस्म के लोग रहते थे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का नारा दिया था शेख साहब ने उस वक्त। सज्जाद साहब, उड़ी को अगर देखा जाए, दो नेशन थ्योरी को रिजेक्ट किया। कश्मीर में मिलिटेंसी चाहे जितनी भी रही, मगर एक चीज देखा गया, उड़ी में उस तरह की लोकल मिलिटेंसी नहीं रही। क्या कारण रहा? हालांकि बॉर्डर था। हाँ, मैं वही पूछ रहा कि क्या हम लोगों ने ऑलरेडी सफर कर चुके थे। वी हैव सफर्ड इन 47 जब कबायली रेड हुआ तो हम लोगों ने ब्रंट लिया। वी हैव सफर्ड जब 65 वार हुई। वी हैव सफर्ड व्हेन 71 वार। सो हम इन सब चीजों को देख रहे थे कि वार इज नॉट ए सोल्यूशन। देखिए, मैं अक्सर बोला करता था कश्मीर में भी कि आप लोग बोलते हो हम लोगों के भाई यू आर नॉट टेकिंग पार्ट इन दीज थिंग्स। आपको क्या पता है गोला क्या होता है? जब एक शल गिरता है पार से, वो हम बॉर्डर वालों को पूछे कि उसको क्या गुजरती है, उसको जान के लाले पड़ते हैं कि जान बचेगी भी कि नहीं। हमारे जान, माल, सब कुछ लुट जाता है। अगर वही शल आके लाल चौक में गिरे या बारामूला टाउन के ऊपर गिरे, तब आपको पता चलेगा कि शल होता क्या है। सो वी हैव सीन दैट थिंग। हमारे बॉर्डर के लोगों ने सफर किया है, वो चीज देखी है, वो सख्तियां देखी है। सो इसलिए हमने ये सब चीजें देखी हुई थी। हमें पता था कि वार एट द एंड ऑफ द डे इज नॉट ए सॉल्यूशन। उड़ी मूवी देखी आपने? नहीं, मैंने नहीं देखी, आप यकीन कीजिए। हालांकि आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के नाम पर इतना दुनिया ने देख ली। उड़ी मूवी ने बहुत पैसा कमाया। उड़ी को कंट्रीब्यूशन के लिए वापस कुछ भी नहीं दिया। हाँ, मैं वही कहना एज ए टोकन ऑफ जेस्चर। उड़ी अगर आपने देखी होती तो आप बता सकते थे कि उसमें उड़ी मूवी के हिसाब से उड़ी का कितना जिक्र है। इसी से मेरा इसी साथ जुड़ता है, इसीलिए सवाल है। पहले तो आप कंप्लीट करिए। आप कह रहे हैं कि कंट्रीब्यूशन तो बहुत हुआ, मिला कुछ नहीं। हाँ, अब देखिए ना, जिस उन्होंने करोड़ों कमाया उससे, बिल्कुल, लेकिन उनका एक फर्ज बनता था कि उड़ी में कोई चीज तो आके बनाते जी, और देखा था उन लोगों के लिए कोई सुविधा ही रख देते
उस प्रोडक्शन के फिल्म प्रोडक्शन वाले कुछ इतने करोड़ रुपए कमाए तो कुछ करोड़ वहां भी एक टोकन ऑफ लव दे देते, वो तो उन्होंने किया नहीं दिया। और एक्सैजरेशन बहुत होती है, मूवी तो मूवी होती है। मूवी तो अच्छा, उड़ी इंसिडेंट के बाद क्या वाकई में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर के हिसाब से बहुत कुछ बदला? जैसे उड़ी घटना हुई, जब वो इंसिडेंट हुआ, अटैक हुआ, जब उसके बाद फिर सर्जिकल स्ट्राइक हुए, फिर उसके बाद पुलवामा हुआ तो एयर स्ट्राइक हुए, तो वहां से एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को डोमिनेट किया। आप कैसे देखते हैं इन सारी चीजों को? क्या उड़ी घटना ही एक टर्निंग पॉइंट था कश्मीर में चेंजेस लाने का? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। देखिए, घटनाएं तो पिछले 30 साल से हो रही, बड़ी बड़ी घटनाएं हुई, बड़े बड़े मैसेकर्स हुए, वनहामा किलिंग हुई, चिटी सिंहपोरा किलिंग हुई, तो ऐसा नहीं था। मगर उसके रिएक्शन नहीं हुए ना, इस बार रिएक्शन दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिएक्शन दिया। देखिए दीपक जी, मैं एट द एंड ऑफ द डे बोलूंगा आपसे कि वार इज नॉट ए सोल्यूशन। मरे वहां से, मरे यहाँ से, तो ह्यूमन ही तो है। हमारी वही 47 पार्टीशन से पहले तो एक ही फैमिली तो थी। आई थिंक पार्टीशन इज द बिटर लेसन फॉर ऑल ऑफ अस। आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में कितने लोग होंगे जिनके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में अभी भी रिश्तेदार हैं, परिवार के लोग हैं, या बटे हुए डिवाइडेड फैमिलीज? आप देखिए, जब हमारी उड़ी मुजफ्फराबाद बस चली तो कितनी चहल पहल रही। वो लोग यहाँ आए, वो लोग यहाँ मिले, वो लोग यहाँ गए, वो आके उन्हें हमारी हॉस्पिटैलिटी देखी। कश्मीर इज फेमस फॉर इट्स हॉस्पिटैलिटी, जम्मू एंड कश्मीर इज फेमस फॉर इट्स हॉस्पिटैलिटी। आप देखिए कि 90 में जब हालात खराब हुए, हमारे कश्मीरी पंडित भाई जम्मू आए तो जम्मू वालों ने कितनी हॉस्पिटैलिटी दिखाई, बिल्कुल, कितने प्यार से उनको ओपन आर्म्स से में उनको गले लगाया और यहाँ उनको बिठाया। तो जम्मू कश्मीर की हॉस्पिटैलिटी का कोई मुकाबला नहीं, वो जम्मू हो, लद्दाख हो या कश्मीर हो। आप डॉक्टर साहब एक लिटरेट पर्सन है, एक लर्नड पॉलिटिशियन है, एमएलए भी हैं, अब इलेक्टेड लेजिस्लेटर हैं, आप क्या देखते हैं जेएंडके की प्रॉब्लम का सलूशन? क्या सलूशन की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, या फिर आप अभी भी मानते हैं कि सलूशन नहीं हो पा रहा जो इश्यूज हैं यहाँ? देखिए, सॉल्यूशन कुछ चीजें हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने करनी, वो हमारी स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने करनी है। देखिए, कॉन्फिडेंस मेजर्स तो लेने हैं, पर 2019 से 25 तक तो कर ही रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमने, मतलब गवर्नमेंट क्या किया? गवर्नमेंट कह रही है हमने बहुत कुछ बदल दिया। क्या बदला भी नहीं? आप मुझे बताइए क्या बदला? दीपक जी, बदला क्या? आप हमारी स्पेशल स्टेटस आपने हमसे छीन लिया। अगर स्पेशल स्टेटस हमसे छीना गया तो 371 ABC आपने नॉर्थ ईस्ट को दिया, उनसे क्यों नहीं छीन रहे? जो पावर आपने उत्तराखंड गवर्नमेंट को दिए हुए हैं, झारखंड को दिए हुए हैं, हिमाचल को दिए हैं, राइट ऑफ लैंड, राइट ऑफ जॉब्स, वो तो कहते हैं धीरे धीरे देंगे वापस। धीरे धीरे क्यों हमसे पहले छीना क्यों गया? आप देखिए, हम ये चीज क्यों भूलते हैं? ये नेशनल कॉन्फ्रेंस थी जो उस वक्त फोरफ्रंट पे आई। हमारे कई 100 कार्यकर्ता मारे गए, हमारे मिनिस्टर वे किल्ड, 2 मिनिस्टर हमारे सिटिंग मिनिस्टर मारे। बिल्कुल। क्यों मारे गए? क्योंकि हमने हिंदुस्तान का झंडा उठाया था। जब जेनेवा कन्वेंशन हुआ 90 में, जब पीक ये पे था कश्मीर इशू, तो जेनेवा कन्वेंशन हुआ, उसको पूरा आधे से ज्यादा वर्ल्ड उनके साथ था। वाजपेयी साहब लीडर ऑफ द अपोजिशन जी, उनके साथ फारूक अब्दुल्ला साहब गए, एंड उनका जो वोट जो जेनेवा कन्वेंशन में जो उन्होंने लाया था, दे फेल्ड, वाहवाकारी हुई। जब वापस आए तो पार्लियामेंट में तालियां बजी, वाजपेयी साहब ने जनाब आपने जबरदस्त किया। यू नो व्हाट वाज द आंसर ऑफ वाजपेयी साहब? उसने कहा मेरा कोई कमाल नहीं है। ये फारूक अब्दुल्ला की स्पीच है जेनेवा कन्वेंशन में जिसने हमारे हक में ये जीत करवाई। 96 में कोई आने के इलेक्शन लड़ने के लिए कोई तैयार नहीं था। 96 में हम कूदे इलेक्शन के लिए, और जब फारूक अब्दुल्ला जीता, उससे पहले नरसिम्हा राव ने कहा शॉर्ट ऑफ आजादी स्काई इज द लिमिट। ये मैं नहीं कहता, आपकी बातें बिल्कुल सही हैं, मानता हूं मैं सजाद साहब की। जैसे आप कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा से
इंडिया का झंडा उठा के रखा और ये कहा कि हम मेन स्ट्रीम पार्टी हैं इंडिया की और हमें पाकिस्तान से लेना देना नहीं है, हमें इंडिया की बात करनी है, कश्मीर की बात करनी है, क्योंकि आप रीजनल पार्टी थी। जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस एनडीए का हिस्सा थी वाजपेयी सरकार में 98 से लेकर 2004 तक, और बीच में उमर साहब की पहली सेंट्रल मिनिस्ट्री उन्हीं के साथ रही। क्या आप मानते हैं कि आज भी अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी मिलकर गवर्नमेंट चलाए तो वो ज्यादा बेटर होगा जम्मू कश्मीर के लिए? ये क्वेश्चन ऑफ गवर्नमेंट चलाना नहीं, गवर्नमेंट चलेगी हम तो ये ही चीजें कहते सॉल्व हैं होंगी। नहीं, हम ये कहते हैं जी। इफ यू आर सिंसियर, हम तो ये कहते हैं कि हमारा स्टेटहुड तो रिस्टोर कीजिए। देखिए, कोई भी चीज चलाने के लिए कोई भी कॉन्फिडेंस नहीं, हो सकता है कि एनसी आप एनडीए में होते तो शायद स्टेटहुड वापस आ चुका होता, ऐसा लगता है आपको? ये तो हमारा देखिए, आप सियासत है, तो आप यूपीए का हिस्सा है ना। हम यूपीए, तो उससे क्या होता है? हिंदुस्तान में कितनी वो रियासतें तो है, हैं मगर जो 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 यूपीए का हिस्सा है? फिर आप क्या सब रियासतों को डिसमिस कर रहे हैं? आप सब रियासतों को गिरा रहे हैं? ये पीपल्स वर्डिक्ट है। सवाल ये है कि हमारे पहली बात है कि आपने जो 5 अगस्त 2019 को हमारे साथ किया, हम उसके अपोजिट हैं। आपने हमारे साथ गलत किया। स्पेशल स्टेटस तो हमारा छोड़ दीजिए, आपने हमारी रियासत को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। क्या यही कारण है कि एनडीए का हिस्सा नहीं बनी नेशनल कॉन्फ्रेंस? हाँ, सबसे बड़ा हिस्सा तो बिल्कुल ये वन ऑफ द मेन रीजंस। कैसे बन सकती है? जो जमात आपके टुकड़े कर दे और इलेक्शन इन्होंने नहीं करवाया, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने करवाया। हम तो आभारी हैं सुप्रीम कोर्ट के। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन करवाए और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बोला कि हम जल्द से जल्द स्टेटहुड वापस देंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब यहाँ कैंपेन में आए और यहाँ पे बोला कि हम स्टेटहुड वापस कर, हम आपका इलेक्शन हो जाएंगे, आप पत्रकार दोस्त में आप इलेक्शन कीजिए, हम आपको स्टेटहुड दे देंगे। जी जी। होम मिनिस्टर साहब ने पार्लियामेंट में बोला कि आप ये कीजिए तो हम आपको, और वो कह रहे हैं कि अभी सिचुएशन नहीं है जिससे कि वापस किया जाए। आप मानते हैं सिचुएशन इज ओके, पीसफुल है? बिल्कुल है। मुझे बताइए कब सिचुएशन, मतलब कौन सी सिचुएशन आप चाहते हैं? देखिए सजाद साहब, अगर बात करें कश्मीर से ज्यादा बुरे हालात तो अब जम्मू में। पिछले 1 महीने में जम्मू में 5 यूथ जो है वो घर से गायब होते हैं, मिसिंग होते हैं, और फिर उनकी बॉडीज मिलते हैं। कल ही अभी 2 दिन पहले ही 2 और युवक जो है वो कठुआ से लापता हो गए हैं। तो ऐसे में कुछ टेररिस्ट इंसिडेंट भी हुए हैं। तो गवर्नमेंट तो ये कह रही है कि ये हालात नहीं है कि स्टेटहुड वापस पिछले 7 साल में हालात, फिर पिछले 7 साल से तो हुकूमत इनकी चल रही थी ना, दे आर कंट्रोलिंग ना, सिविल गवर्नमेंट तो बिल्कुल एमएचए के तहत। आप मुझे बताइए, तो फिर आप फेल हो गए ना, हम तो फेल नहीं। कश्मीर के हालात को आप कैसे देखते हैं डॉक्टर साहब? आज के प्रेजेंट हालात कुछ सुधरे हैं पहले से? क्या सुधरे? जैसे स्ट्राइक्स नहीं हो रही, पत्थरबाजी बंद है। स्ट्राइक नहीं हो रही है, पत्थरबाजी नहीं हो रही है, वो ठीक है, वो एक एस्पेक्ट है। आप मुझे बताइए अनएम्प्लॉयमेंट कहां पहुंच गई? जम्मू एंड कश्मीर इज नंबर 1 इन द होल ऑफ द कंट्री इन अनएम्प्लॉयमेंट। आप ये देखिए कि माय हार्ट ब्लीड्स। देखिए, मैंने यहाँ पढ़ा है, मेरा दिल जलता है जब मैं देखता हूं यहाँ पे हमारी मार्केट का हाल। देखिए, बिल्कुल संसान पड़ी हुई है, 70% 80% सेल ऑफ कोई खरीदने वाला नहीं। होता क्या था दीपक जी? सिविल गवर्नमेंट होती थी, दरबार मुंह होता था, उस दरबार मुंह के ऊपर बड़े शोर मचे है जी, बड़ा एक्सपेंडिचर होता है, खर्चा होता है, उससे डबल तो ट्रिपल तो आप बाहर वालों को दे के चले गए। हमारी रेत, हमारी बाजरी, हमारे एसेट्स बाहर वाले ले गए। हम किसी के खिलाफ नहीं, लेकिन हमारी स्टेट के एसेट्स स्टेट वाला लेना। यहां नौकरियां जम्मू एंड कश्मीर का नागरिक लेता था, यहाँ की जमीन जम्मू और कश्मीर के नागरिक को थी कि वो ले सकता था, बाकी कोई लीज पे ले सकता था। हैरानी है, मुरलीधरन को जमीन दे दी गई है। मतलब श्रीलंका के क्रिकेटर को अब आप जम्मू और कश्मीर में जमीन दे रहे हैं। पर वो चले गए हैं वैसे छोड़कर, दूसरी स्टेट में चले गए हैं। अब मुझे नहीं सवाल दी ना, हाँ पहले दी और उन्होंने, पर वो अब उन्हें देखा होगा हुआ तो हिसाब किताब नहीं आया होगा। अरे यहाँ बाजार हुआ है पिछले 7 साल में। अगर हम स्टेट आने दीजिए दीपक जी, कॉफिन्स तो खुलेंगे और तब आपको पता चलेगा कि हमने 7 साल में क्या खोया है और क्या पाया है। पर शफी साहब, आपकी पीनट्स पे जमीनें बिकी गई हैं, 2 लाख रुपया कनाल मरला किया गया है, फिर बाद में उसी जमीन को बाद में 15 लाख मरले पे बेचा गया है आपके कठुआ में, आपके सांबा में बाजार हुआ है। और मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा ब्रांड जम्मू को हुआ है, आप माने या ना माने।
हमारी रेत, हमारी बाजरी, ये सब कुछ बाहर वाले लोगों से क्यों सबलेट करना है? पब्लिक से आपकी क्या बात जम्मू होती होगी? कश्मीर के नागरिक नहीं काम कर सकता था? आपको क्या लगता है कि ये डिमांड जो है स्टेटहुड की, ये पॉलिटिकल डिमांड है या पब्लिक डिमांड है? अरे पब्लिक डिमांड है ये हमारी डिमांड नहीं। मगर सज्जाद साहब, अगर पब्लिक नाराज होती, ये मेरा एक सवाल है जस्ट एज ए पॉलिटिशियन आपसे। मैं हालांकि मैं भी जम्मू से बिलोंग करता हूँ, यहीं रहता हूँ, यहाँ हमने लोगों को देखा है, और उमर साहब ने ये चीज का तो सवाल भी उठाया था अपनी स्पीच में कि अगर पब्लिक नाराज होती तो वो बीजेपी को 29 एमएलए कैसे जिता देती? देखिए आप जो इसको की राजनीति चल रही है ना, पर वर्ल्ड वाइज देखिए आप जो राजनीति है, तो आपको लगता है डिवीजन की पॉलिटिक्स है? वही मेरा सवाल। डिवीजन की पॉलिटिक्स, इट हर्ट्स। यस, इट हर्ट्स। इट हर्ट्स। इस पेज पे मैं आपके साथ हूं कि मतलब हम सेम पेज है में कि एक ये बुरा लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं होना। डेवलपमेंट की राजनीति हो। मगर इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन लोग हैं, लोग आया है, लोग समझते हैं। कितनी बार आप लोगों को तो लोगों को कैंपेन में पॉलिटिशियंस, जैसे आपकी ही पार्टी, अगर आप कहते हैं कि हम सबसे बड़ी सेकुलर जमात है जम्मू कश्मीर की, आप समझाने में क्यों फेल हुए कि लोग समझ क्यों नहीं पाए कि ये हमारे हक में कौन है या हमारे लिए बेटर कौन है? या तो हमारे यहाँ के जम्मू के पॉलिटिशियन समझा नहीं सके, हमने कश्मीर में समझाया, वो तो समझ गए। क्योंकि वहां देखिए यहाँ तो कोई बड़ी पॉलिटिकल पार्टी तो नहीं बनी थी ना, यहाँ भाजपा थी, कांग्रेस थी जी, इक्का दुक्का पैंथर थी, मतलब एक दो सीटों पे, वो भी फिर भीम सिंह जी की डेथ के बाद तो बिखर गई। दो पार्टियों में पॉलिटिकल पार्टियां हुई थी और तीसरी हम थे। खिता चनाब और पीर पंचाल में हमारे ज्यादा डोमिनेंस थी और जम्मू में थी। सवाल है कि यहाँ कोई नई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनी, लेकिन कश्मीर में तो बनाई। कश्मीर में तो बहुत सारी पार्टी बनाई, लेकिन अल्टीमेटली कश्मीर के लोग जो थे पॉलिटिकली बड़े अवेयर थे, उनको पता था कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो वो तो समझ गए। तो यहाँ के लोगों को डिवीजन की पॉलिसी बना के, पॉलिटिक्स सिखा के वोट तो मांग लिया, लेकिन कितनी देर आप लोगों को बेवकूफ बनाएंगे? ज्यादा देर नहीं बना सकते। अगर आपने सरकार बना ली नेशनल कॉन्फ्रेंस में और चला भी रहे हैं, मेजोरिटी गवर्नमेंट भी है, मगर गवर्नमेंट पावरफुल ज्यादा है या अपोजिशन बीजेपी पावरफुल ज्यादा है? अगर लोगों के काम की बात करें, मेरा पावर कहना वो मतलब है। देखिए ऐसा कुछ नहीं है। क्या आप लोगों के काम करवा पा रहे हैं? बिल्कुल। जो हम देखिए, फिर वही बात आई, दो कश्तियों में सवार होकर कश्ती डूबती है। हम क्यों स्टेटहुड की बात कर रहे हैं? हम क्यों मुद्दा वहां पहुंचते हैं कि भाई हमारा स्टेटहुड वापस किया जाए? टू पावर सेंटर्स जो हैं वो स्टेट को तबाह करेंगे। जो ब्यूरोक्रेट्स भी हैं वो भी परेशान है, हमारी बात सुनते हैं तो एलजी साहब नाराज हो जाते हैं। जब आपने पावर डिस्ट्रीब्यूशन का पता ही नहीं, होम डिपार्टमेंट जो है वो होम मिनिस्ट्री के अंडर है, बिल्कुल, आईएएस ऑफिसर्स आपने एलजी के अंडर कर दिए हैं। अब वो बेचारे तो काम करना चाहते हैं हमारे साथ, वो तो गवर्नमेंट के साथ काम करना चाहते हैं, लेकिन वो ट्रांसफर उनके पास नहीं है, गवर्नमेंट के पास जी। वी ओनली कैन रिकमेंड एंड गवर्नर साहब हैज टू डिसाइड। सो जब तक ये चीज दूर नहीं होती, हम क्यों स्टेटहुड की बात? देखिए जहां भी हो, घर का बड़ा होता है, वालिद साहब होते हैं, घर का एक ही होता है। बिल्कुल। तो जब एक ही घर का होता है, डिसीजन लेता है, तो बच्चे भी उसी को फॉलो करते हैं। अगर घर में 3 पावर सेंटर बन जाएंगे तो घर का क्या हाल होगा? सज्जाद साहब, आपकी बात सही है, मगर अगर स्टेटहुड मान के चलिए कि अगर नहीं कुछ महीनों में आती या अभी और समय लगता है, तो ऐसे में नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या गवर्नमेंट चलाती रहेगी या फिर आप कोई और रुख अपनाएंगे? यानी कि मतलब इसी तरह चलता रहेगा या कुछ पार्टी के अंदर कुछ और बात चल रही है कि हम ये एक डेडलाइन देंगे, इस समय तक नहीं होता है तो फिर हम? देखिए हम ये बात लोगों के बीच में डाल रहे हैं, लोग आया है, लोग अक्लमंद हैं, लोग समझ रहे हैं जी, और हम जो हमसे हो रहा है वो हम कर रहे हैं। हमसे जो चीज होती है, देखिए मैं फर्मली एक चीज पे बिलीव करता हूं कि जमहूरियत जो है, गवर्नमेंट जो है, इट्स फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल जी, और सरदारी अवाम का हक है। जो सरदारी हमसे 7 साल छीनी गई, लोग देखिए किन हालात में, हमारी अनएम्प्लॉयमेंट कहां पहुंच गई है, बेरोजगार इतने हैं,
हमारे डेली कैजुअल लेबरर्स का क्या हाल है, हम उनको नहीं मुस्तकिल कर पा रहे हैं। हमारे हाथ में वो चीजें नहीं है, कई चीजें जो हम करना चाहते हैं हम नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए हम ये बात लोगों के बीच में डालते हैं कि भाई स्टेटहुड हम क्यों चाहते हैं। स्टेटहुड आएगी तो पावर सेंटर एक होगा, हम खुद फैसला कर सकते हैं हमें कहां कटौती करनी है, कहां क्या करना है, कहां पे हमें बेरोजगारी को दूर करना है, कहां पे हम रोजगार दे सकते हैं, कहां पे हम डेली वेजेस को कंफर्म कर सकते हैं, हमारे हाथ में। आपने कहा जनता को हमने कह दिया है, उनको बता रहे हैं। अगर जनता फैसला लेगी, क्योंकि आपको वोट देकर जनता ने जिताया है, और अगर कश्मीर की जनता कहती है कि अगर स्टेटहुड नहीं आता तो आप गवर्नमेंट छोड़ के बाहर आ जाइए, तो आप गवर्नमेंट छोड़ के बाहर आ जाएंगे? जनता के फैसले से कौन हट सकता है। मैं आज अगर यहाँ पे खड़ा हूँ एज ए लेजिस्लेटर, आई एम ओनली बिकॉज ऑफ माय पीपल। अगर लोगों ने मुझे वोट नहीं दिए होते, मैं दीपक जी, मैंने जो इलेक्शन लड़ा है वो वन अगेंस्ट ऑल था। बिल्कुल बिल्कुल। और क्या क्या नहीं किया गया, सब चीजें यूज की गई, आरक्षण दिया गया था उसको भी इस्तेमाल किया गया, सब पार्टियां इकट्ठी हुई, बीजेपी ने अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं किया, कांग्रेस ने कैंडिडेट खड़ा नहीं किया, अपनी पार्टी के लीडर अल्ताफ बुखारी साहब वहां से बैकआउट कर गए और कहा कंसोलिडेशन के लिए मैं छोड़ रहा हूं, उन्होंने वहां छोड़ दिया, और सब जमातें एक तरफ होगी और एक तरफ मैं था। लेकिन लोगों का प्यार, लोगों की मोहब्बत, माओ बहनों की दुआएं थी, लोगों का साथ था, and I got the highest votes in the Kashmir Valley। बिल्कुल बिल्कुल। सो ये लोगों की, हम तो लोगों के नौकर हैं, मैं तो लोगों का सेवक हूँ, और मैं लोगों के लिए यहाँ आया हूँ। मुझे अपना कोई पर्सनल कोई बेनिफिट नहीं है, मैं कोई अदरवाइज मैंने अगर अपनी लाइफ उस तरीके से गुजारनी होती तो मैं तो अच्छी जगह पे था, मैं आज डायरेक्टर होता। सजा साहब, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है, हालांकि देखा जाए हम लोग ये कहते हैं कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो है अभी ट्रेन से जुड़ गया है देश, मगर कश्मीर के बारामूला तक ट्रेन पहुंची है। आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में ट्रेन कब जा रही है? हमें क्या प्रोजेक्ट है? रेलवे सर्वे हुआ है, स्टार्टिंग है सर्वे, और मैं चाहता हूं कि ये ट्रेन जो है ये बराबर जिस तरह वाघा तक जाती है, तो इसी तरह ये ट्रेन जो है मेरे आखिरी गांव दुलांजा तक जाए, ताकि पार वाले भी देखें कि यहाँ पे भी रेल सर्वे से यहाँ भी तरक्की की जो है एवेन्यूज हैं, और यहाँ पे हम तरक्की की राह पे हैं। और उससे बड़ी बात जो है, जो मैं चाहता हूँ कि मेरे इलाके को बॉर्डर टूरिज्म, इको टूरिज्म और पिलग्रिमेज टूरिज्म, इस पे मैं स्ट्रेस दे रहा हूँ। बॉर्डर टूरिज्म पे अभी काफी लोग अब कमान सीतू आते हैं, देखने जाते हैं, उसके साथ वहां पे बाबा रंगी इमाम है, बाबा काजी नाग है, और बाबा अपना फरीद है, उसके अलावा छठी पातशाही है, बिल्कुल, उसके अलावा पांडव मंदिर है। तो मैं मतलब सेकुलरिज्म की एक मिसाल है उड़ी। बिल्कुल। और आपको मैं बताऊं कि जब मिल्टन सी पीक बेबी थी तो मेरे उड़ी से लोग भागे नहीं, मेरे न सिख भाई भागे ना मेरे हिंदू भाई। अच्छा, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी की एक और खासियत है, अगर मैं सही हूं, कि नॉन कश्मीरी लोग हैं मैक्सिमम, पहाड़ी हैं, गुज्जर हैं, नॉन कश्मीरी हैं, और पहाड़ी भी बोलते हैं, और जम्मू से भी कनेक्शन है उनका। मेरे लोग तीनों लैंग्वेज आते, और मेरा उड़ी 1965 से पहले पुंछ के साथ मिला हुआ था। पुंछ में भी आप देखेंगे हवाई अड्डे वाली पट्टी पे आप देखेंगे वहां लिखा हुआ है उड़ी 45 माइल्स। लेकिन रीजन बेस्ट नोन टू मैडम गांधी कि उन्होंने दर्रा हाजी पीर उनको दे दिया। क्यों दिया मेरी समझ से बाहर है। तब तक हम पुंछ और उड़ी कनेक्टेड थे और हमारा कल्चर यहाँ से पूरा मिलता था। तो उसके बाद ये कट ऑफ हो गया, और हमारा तो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी तो मुजस्मा है इस चीज का, हिंदू मुस्लिम सिख इतिहाद का। और वहाँ पांडव मंदिर है, छठी पातशाही है, और बुजुर्गों की दरगाहें हैं, और साथ में इको टूरिज्म को मैं फरोग देना चाहता हूँ, क्योंकि वहां पे हमारा मारखोर जो जानवर है रियर स्पीशीज, वो सिर्फ उड़ी में नंबर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और लच्छीपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पाया जाता है। और तीसरी बात यह है कि हमारा कनेक्शन जो है एक शहर से गुलमर्ग के साथ मिलता है, तो हम उसको रूट को भी ट्रैक आउट करना चाहते हैं ट्रैकिंग के लिए, और ताकि अगर कोई गुलमर्ग से आता है, कोई टूरिस्ट आता है गुलमर्ग के लुत्फअंदोज होने के लिए, वो वहां से डायरेक्ट रोड से उड़ी भी जाए, कमान सीतू भी जाए, और उसको भी कनेक्ट करें। और दूसरा जो मेरा मेन है वो है पावर, चिराग तले अंधेरा। हम उड़ी जो है
पावर जनरेट करते हैं। 3 पावर हाउसेज हैं, हाँ। पावर जनरेट करते हैं और पूरे नॉर्दर्न इंडिया को देते हैं। हाँ। लेकिन हमें वो पावर नहीं मिलता, उसके बेनिफिट्स हमें नहीं मिले हैं। उस पावर का जो पावर शेयरिंग मिनिस्ट्री था, तो अब आपके सीएम साहब के पास है, तो अब उन्होंने कोई अब जो शेयर था जो जी। था उड़ी 2 से जो हमें 13% जो गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को मिलता, उसमें 1% का जो पैसा था, देयर वाज एन करोड़, जो हमें सिर्फ डेवलपमेंट ऑफ उड़ी के लिए करना था, जो आज तक हमें नहीं दिया गया है। उसके बाद मुहरा पावर हाउस, हम हेरिटेज पावर हाउस है। मुहरा पावर हाउस महाराजा के टाइम में बना हुआ था, तो वो डैमेज है। हम चाहते हैं कि उस पावर हाउस को वापस किया जाए। उससे 3 चीजें होंगी दीपक जी। रेलवे बनेगी, पावर हाउस होगा, उड़ी 1 स्टेज 2 भी होने वाला है। बेरोजगारी दूर हो जाएगी। मेरे जो बेरोजगार इंजीनियर्स, MBA, टेक्निकल असिस्टेंट्स जो जिन्होंने कोर्सेज किए हुए हैं, वो लोग सब बेकार हैं, मजदूर तबका बेकार है। मैं चाहता हूं कि ये प्रोजेक्ट्स उठें ताकि लोगों में बेरोजगारी दूर हो जाए। सजा साहब, आखिरी सवाल है मेरा कि हालांकि ये बहुत बड़े फैसले होते हैं इंटरनेशनल लेवल पे कि कल को पाकिस्तान के साथ रिलेशन कैसे होंगे, या टेररिज्म खत्म करेगा पाकिस्तान तो बातचीत होगी या क्या होगा, मगर एज ए MLA उड़ी, आपको लगता है उड़ी मुजफ्फराबाद रास्ता या वो तो एक ट्रेड शुरू हुआ था, वो होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। देखिए, हम अभी भी ये कहेंगे कॉन्फिडेंस मेजर्स लेने चाहिए। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से भी कहेंगे कि ये रूट, ये ट्रेड दोबारा स्टार्ट किया जाए। और जब ट्रेड स्टार्ट हुआ था, लोगों को रोजगार मिला था, वहां से फैमिलीज आके उन्होंने कश्मीर को देखा, जम्मू को देखा, फिर वो खुद उन्हें कंपेयर करते, वो खुद कहते थे कि यार ये वाकई ये जगह जन्नत। मगर बीच में टेररिस्ट और वेपन्स और ड्रग्स आने लगे, कहीं ना कहीं उनकी मंशा सही नहीं थी पाकिस्तान की, शायद इसलिए रुका। देखिए, वो तो अलग चीज है। वेपन ट्रेड के जरिए नहीं आया। हाँ, ड्रग्स आई, जो गलत बात है, और ड्रग्स के तो हम खिलाफ हैं। हमारी आने वाली नस्ल को अगर कोई तबाह करना चाहेगा तो वो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। और जो लोग भी उसमें इन्वॉल्व हैं, मुझे तो लगता है कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उनको रहने का, जीने का कोई हक नहीं कि आने वाली नस्लों को अगर हम तबाह करेंगे, उसके ऊपर तो कोई कंप्रोमाइज नहीं, और ना हम कंप्रोमाइज करेंगे। लेकिन साथ साथ में आज हालात ऐसे हैं, सिस्टम ऐसा है कि हम इसको रोक सकते हैं। लेकिन ट्रेड जो है और जो पूरी मुजफ्फराबाद बस है, वो स्टार्ट होनी चाहिए। चलिए, उम्मीद करते हैं कि उड़ी भी आगे बढ़े और हमारा जम्मू कश्मीर भी, और वापस वो जो एक जिस नए जम्मू कश्मीर की बात हो रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है या स्टेट गवर्नमेंट भी कर रही है, वो नया जम्मू कश्मीर बहुत जल्दी होने। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ बात करने के लिए। रियली बहुत मजा आया आपके साथ बात करके। मुझे भी बहुत मजा आया। और बड़ी बात यह है कि आपने भी हमारे प्रोग्राम का जैसे नाम है स्ट्रेट ड्राइव, तो हर सवाल का बहुत स्ट्रेट ड्राइव से जवाब दिया, और मजा भी ये आया कि ना इधर खेले ना उधर, सीधा खेले। हम पहाड़ी लोग सीधे लोग होते हैं, हमारे दिल में बात होती है, हमारी जुबान पे भी वही होती है। चलिए, तो ये थे डॉक्टर सज्जाद शफी साहब, जिन्होंने बहुत क्लियर तरीके से ये बताया कि नया जम्मू कश्मीर कैसा होगा, और बड़ी बात ये कही कि जिस उड़ी के नाम पर पूरी दुनिया में मूवी भी मशहूर हो गई, कम से कम उड़ी में भी कुछ किया होता तो ये पता होता उड़ी के लोगों को भी कि यहाँ की मूवी भी आई थी। तो धन्यवाद, उम्मीद है आपको सही लगा होगा प्रोग्राम। ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए।